हाँ तो मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने क्लियर किया एग्जाम उन सबको बहुत बधाइयाँ, और जो क्लियर नहीं कर पाए तो उनके लिए ये कोई सहानुभूति वीडियो नहीं है कि बच्चों आपके साथ बहुत बुरा हुआ, हम आपके लिए जान दे देंगे। वो सब मेरे से चिकनी चुपड़ी बातें होती नहीं। आई विल कम टू स्पेसिफिक्स। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, किन गलतियों से बचना है, प्लान बी में क्या हो सकता है, टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। मान लीजिए आप इंडियन आइडल में जाते और वो आपको रिजेक्ट कर दे, तुम बहुत गरीब नहीं हो इसलिए तुम्हें इंडियन आइडल नहीं बना सकते। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, सोशल मीडिया में आप हंगामा करें कि ये सब जज अमीरों के खिलाफ है, बायस्ड है। या फिर आप कबूल कर, ठीक है भाई तुमको बीपीएल कार्ड वाले चाहिए तो अगले साल में बीपीएल कार्ड बनवा के आऊंगा। सेम एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड कि जो पास हुए हैं उनसे आप घृणा मत करें, उनसे आप सीख लीजिए। ठीक है, आप ज़्यादा पढ़ के गए थे, आप ज़्यादा फैक्ट्स रट के गए थे, आपने जो वर्ड एसोसिएशन और एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाए थे वो काम करके अच्छा है, अगली बार हम भी ये सब मेहनत करेंगे और हम भी पास होके दिखाएंगे। कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले उल्टा डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा गलत होता है, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। तो उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये बिजली केवल आप पे नहीं गिरी है। अगर 100 विद्यार्थियों ने यूपीएससी प्रीलिम्स पास किया तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट वाले केवल 6% होते हैं। पहले 8% थे, फिर कम होके 7 हुए, फिर अभी 6 हुए। मतलब ये यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट है, इसके बाद का डेटा उन्होंने रिलीज नहीं किया। तो प्रीलिम पास करने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट कैंडिडेट्स की परसेंटेज तो वैसे भी कम ही हो रही है, और उसका एक बड़ा कारण है वीक फाउंडेशन। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या, देखो वीक फाउंडेशन नहीं, हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही था। ये सब एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत सब हम रट के गए थे, फाउंडेशन हमारा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन यूपीएससी ने कोई सवाल ही नहीं पूछे, बहुत कम सवाल पूछे यहाँ से। नहीं, आप फाउंडेशन का मतलब क्या समझते हैं? फाउंडेशन का मतलब है रीडिंग स्किल और मैथमेटिक्स। अब आप समझिए, हॉलीवुड का एक हीरो है ह्यू ग्रांट, उसके 60-70 साल हो गए, टेनिस मैच देखने गया, बेचारा थक के उधर ही सो गया। तो इस पर लंबा सा किसी ने कॉलम लिखा होगा। यूपीएससी ने वो पैराग्राफ के रूप में पूछा कि तुम पहले तो ये पढ़ो, एकदम जो हाई लेवल का इंग्लिश है, इसमें जो टेनिस और सब फिलोसॉफिकल बातें, और फिर तुम उसमें से ये सब कॉम्प्रिहेंशन के सवाल टिक करो। इसका हिंदी अनुवाद भी वो देंगे, लेकिन हिंदी अनुवाद से भी आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समझो ये जो पैराग्राफ है या इसके पीछे की जो लाइफस्टाइल या फिलोसॉफी, वो सारी अंग्रेज़ों वाली है। और ऐसे ही लॉन्ग विंडेड केस स्टडीज जीएस पेपर में भी पूछे गए, इस कारण से लोग कहते हैं लंबा पेपर था। तो जब हम कहते हैं फाउंडेशन, तो फाउंडेशन ये है कि क्या आपके पास ऐसी रीडिंग स्किल है कि आप उन चीज़ों को समझ सके, अप्रिशिएट कर सके, उसका जवाब निकाल सके। अब रीडिंग स्किल के नाम पे कोरोना और उसके बाद की जनरेशन में ये सब पीडीएफ, ऑनलाइन स्टडी बराबर है, लेकिन सुकून से पढ़ने की आदत नहीं है। कि मान लीजिए इंडिया इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है, मैं ये एनसीईआरटी पढ़ूंगा, आराम से पढ़ूंगा, एक एक सेंटेंस पढ़ूंगा, एब्जॉर्ब करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, वो ठहराव लाना आपको ज़रूरी है। ये मेरी पहली सलाह है। और ना सिर्फ एनसीईआरटी, अखबार पढ़ें, वो भी इंग्लिश पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू हर जगह नहीं आता, इंडियन एक्सप्रेस तो मिल ही जाता है। मान लीजिए रोज़ का 5 रुपये, तो 30 दिन के कितने, 150 रुपये, 200 रुपये, इतना आप खर्च कीजिए और उसे फिजिकल पेपर मंगवा के आप पढ़िए। दैट विल हेल्प यू। डिजिटल आप सब करते हैं, चाहे सब्सक्रिप्शन मिल या पायरेसी मिल, या वो स्क्रॉल करते करते वो दिमाग में कभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। सुकून से पढ़ना चाहिए, फिजिकल चीज़ पढ़िए। तो रीडिंग स्किल, मैथमेटिक्स तो बराबर ज़रूरी है पेपर 2 सीसेट के लिए। नाउ इन फेयरनेस, यूपीएससी ने मुंशी प्रेमचंद जी की ये गोदाम नॉवेल से भी एक पैसेज पूछा। तब कुछ लोग कहें देखो हिंदी माध्यम को भी तो उन्होंने बराबर का मौका दिया था। बात ऐसी है कि जिसका इंग्लिश फाउंडेशन स्ट्रांग है वो ऐसे हिंदी के इंग्लिश पैसेज भी कर सकता है और इंग्लिश के ह्यू ग्रांट और टेनिस के भी कर सकता है। पर जो प्योर हिंदी गुजराती लेवल का उसकी फाउंडेशन है, उसको वो इंग्लिश कॉलम वाले भले आप अनुवादित करके दो, उसे करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आपको सहानुभूति देने के लिए मग्गर के आंसू बहाने वाले सब ये ये तो सब आईआईटी वालों के लिए यूपीएससी अन्याय कर रहा है। आईआईटी वो मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने की आदत है, फैक्ट्स रटने की आदत है, एमसीक्यू में एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाने की आदत है, कोचिंग वाला जिनका माइंडसेट है कि मतलब इतना ही एग्जाम के लिए काम है, इतना ही हम पढ़ेंगे, ये वाला काम का नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे, उस टाइप की मेंटालिटी के लोग। तो वो सिर्फ आईआईटी में नहीं होते, वो एनआईटी सूरत में भी मिलते हैं, एम्स जोधपुर में भी मिलते हैं, आईएम इंदौर में भी मिलते हैं, और भी अलग अलग बहुत सारे स्कूल कॉलेज में आपको मिलते हैं। तो यूपीएससी का ये सौतेला व्यवहार बदलेगा नहीं। खासकर पेपर 2 सीसेट में मैं देखता हूँ वो जो पूछ रहे हैं वो सब इंग्लिश माइंड ही है उनका। तो आपको उस लेवल पे खुद को लाना है
नहीं ला सकते तो फिर जवानी बर्बाद करने कोई मतलब नहीं, आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी करें। ये तो जज ही नॉन आईआईटी वालों के खिलाफ बायस्ड है, यू आर राइट। तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं ऐसा एमसीक्यू क्रैक करने वाला माइंडसेट उसके साथ मैं वापस आऊंगा अगले साल। दैट इज द एटीट्यूड रिक्वायर्ड। पेपर टफ था, ये निर्विवाद बात है। 2025 में बहुत आसान था, तो 100 में से केवल 29 टफ थे। 26 का मैंने एनालिसिस किया, 51 सवाल टफ है कि किसका मतलब कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा है। वो ऐसा 2-5 साल पुरानी चीज़ पूछे, किताबों में जो दिया नहीं, एकदम माइक्रोस्कोपिक जनरल नॉलेज पूछा जाए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। विचित्र पेपर है। लेकिन फिर भी आप समझिए, अगर 1000 वैकेंसी है तो उसके मुकाबले 13 से 14 गुना लोगों को प्रीलिम पास करवाते ही हैं, तो उस हिसाब से लोग पास हुए ही हैं। तो हमें उस गेम में आना था। पेपर जिस प्रकार का था, इसमें देखिए 20 से 25 सवाल तो हर एक सीरियस कैंडिडेट टिक कर ही सकता है, उतना मतलब किताबों से और थोड़ा बहुत वो करंट अफेयर से वो निकाल लेता। लेकिन वो 20-25 सवाल के बाद आप कितने और एक्स्ट्रा टिक कर पाए, वो भी करेक्टली टिक कर पाए, उस पर दारोमदार था। तो 25 के ऊपर 26वां सवाल जो भी आप टिक करने गए, उसमें यूजुअली कुछ ना कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाने पड़े हों। अब यही पेपर आप 4 से 5 बार देखो, तो एग्ज़ाम के दिन जो आपको एकदम नर्क जैसी अनुभूति दे रहा था, 5वीं बार आप देखो, अच्छा इसमें तो ये एलिमिनेट हो सकता था, ये वर्ड यहाँ गलत था, इसके हिसाब से ये ऑप्शन गलत था। आसान है। लेकिन वो पहली बार भी इतना ही आसान लगे, इस टाइप की प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब आपको डेवलप करनी है। कुछ लोग कहें हाँ तो बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाएं, भाई पण कुएं के अंदर ही पानी नहीं होगा तो खेत में कहाँ से आएगा? जब तक आपने बहुत सारे फैक्ट्स मेमोराइज नहीं किए, तब तक आप कहाँ वो सारी एलिमिनेशन ट्रिक्स लगा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2025 के ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, उनके साथ कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ये पेपर देखा, उस हिसाब से उन्हें क्या क्या लगा कि जैसे एक शब्द है लास्य, उसका मतलब होता है डांस या ब्यूटी। तो प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके आप देखिए, 4 3 2 1, ये हलीसा लास्य पेंटिंग वो क्या है? तो लास्य मतलब डांस है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। बराबर, ये तो कितना आसान है। पर वो किसके लिए आसान है? जिसको ये तो पता होना चाहिए कि भाई लास्य का मतलब डांस होता है। तो बिना फैक्ट्स रटे तो एलिमिनेशन हो नहीं सकते कि आप ऐसे ऐसे ही पड़े रहेंगे सोफा में और आपको कोई आके चांद दे देगा। नहीं, फैक्ट्स रटने पड़ेंगे, तभी आपके पीछे ये जो परी खड़ी है, जो पेट है, नियति है, वो आपकी मदद करेगी। क्या बराबर लास्य का मतलब है डांस, तो इस हिसाब से हलीसा लास्य द आंसर इज ए। ऐसे और बहुत सारे प्रश्नों पे चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी मैं वो बातें करूंगा तो आपको कि भाई तुम जले पर नमक छिड़क रहे हो। मेरी सलाह है, फिर से पेपर देखिए, 4-5 देखिए, यू विल रियलाइज कि बहुत कुछ करने का अवसर था, तो अगले साल हम वो सब करेंगे। अब जैसे ज्योग्राफी की ये सवाल आप देखिए जो प्रीलिम्स 2026 में पूछे गए, वीडियो पॉज कीजिए, 4 3 2 1। अब ये ऐसे प्रश्न है कि इसका सीधा जवाब आपको शायद ही किसी किताब में मिलेगा। ये ऐसी बातें हैं कि आप 3-4 लेवल का एलिमिनेशन करो कि अच्छा ये कारण से ये नदी ब्रह्मपुत्र नहीं हो सकती है, वो कारण से ये नदी इंडस नहीं, सिंधु नहीं हो सकती, तो ये सतलज होनी चाहिए। या ये अंडमान निकोबार का जो प्रश्न है कि अच्छा मानसून ऐसे आता है फिर वो वापस ऐसे आता है, तो इसके रास्ते में अंडमान निकोबार आता है कि नहीं, उस हिसाब से इस सीज़न में होना चाहिए, उस सीज़न में होना चाहिए। तो कोई सीक्रेट किताब हमको बता दो जिसमें सारे सवाल ये पूछे गए थे, ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब कोई सीक्रेट किताब बता दो जिसमें से ये प्रश्न उठा के पूछे गए थे, ऐसा कुछ खास है नहीं। जो भी किताबें आप पढ़ रहे थे, पहले 3 बार पढ़ते थे, 5 बार रिवाइज करो जहाँ तक पॉसिबल हो। फिजिकल प्रिंटेड आप किताब है, अखबार है, ये देखिए। मोबाइल फ़ोन दूसरे रूम में रख दीजिए ताकि सुकून से एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को आप देख सके, समझ सके, अप्रिशिएट कर सके। दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब जैसे ये 2 एप्स को देखिए, गिबन और गोरिल्ला। तो स्वाभाविक है, गिबन की साइज़ छोटी है तो वो वृक्षों पर आराम से चढ़ सकता है, उछल कूद कर सकता है। अब वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई करें, 4 3 2 1। तो देखिए 2 और 3 एक साथ तो करेक्ट हो नहीं सकते। या तो वो पेड़ों पर आसानी से झूल सकता है, नहीं तो वो गोरिल्ला जैसा बड़ा जानवर होना चाहिए। उस हिसाब से आप एलिमिनेशन लगाओ एंड आंसर के करीब आप पहुंच सकते हैं। अगेन ये भी ऐसी चीज़ें हैं, वर्ड बाय वर्ड कोई किताब में मिल जाए, प्रोबेबिलिटी कम है। अब दिल्ली कोचिंग वाले इसके आसपास एक नैरेटिव बनाएंगे कि यूपीएससी इज टेस्टिंग आईक्यू नहीं ईक्यू, तुम्हारे आसपास जितनी चीज़ें हैं उसका अवलोकन पूछा जा रहा है वगैरह। जब प्रेशर कुकर की सीटी के बारे में पूछे तब भी वो ये कहेंगे, जब एलईडी बल्ब ब्लू है या वाइट उस पर पूछे तो भी वो वही कहेंगे। पर आपको सुकून से सिर्फ एक नहीं, 10-12 साल के पेपर आप देखिए और उस हिसाब से जो जो गैप एरियाज़ हैं कि अच्छा ये जितने जात के जानवर हैं, कम से कम भारत में पाए जाने वाले बड़े बड़े जानवर, और उसके क्या क्या 3-4 जात की फैमिली हैं, ये 7-8 प्रकार के कैट्स, टाइगर, लायन वगैरह, क्या हिसाब है,
मगर क्या, घड़ियाल क्या, डॉल्फिन क्या, व्हेल मछली क्या, उस पर सुकून से आप पढ़िए। देखिए कोचिंग वाले अभी के अभी अपना मटेरियल अपडेट नहीं करेंगे, वो लोग ये सब कब निकालना शुरू करेंगे, अगले साल फेब्रुआरी में जब नोटिफिकेशन आएगा, तब ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा पब्लिक जो यूपीएससी की तैयारी के बारे में, तब वो पीडीएफ कंपाइलेशन निकाल के देखो ये पूछा था तो बंदरों के बारे में ये 50 पेज का पीडीएफ, देखो ये चिड़िया के बारे में पूछा था तो ये 50 चिड़ियों का पीडीएफ फाइल, वो तब शुरू होगा, अभी से शुरू नहीं होगा। तो ये ऐसी चीज़ें आपने धीरे धीरे खुद से कलेक्ट करके नोट डाउन करके खुद को इक्विप करना होगा। उसी प्रकार से मैंग्रोव में पूछा उन्होंने, तो मैंग्रोव खारे पानी के आसपास जिंदा रह सकते हैं, करेक्ट है। उस प्रकार से उन्होंने अपने आप को एडाप्ट किया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो खारे पानी को मीठा बना देंगे। एक कुछ ऐसी वार्ता थी कि कोई किंग मिडास था, वो जिसको भी टच करे वो सोने का बन जाता था, तो ये तो वास्तव में पॉसिबल है नहीं। तो वो खारे पानी को मीठे करेगा और मीठे पानी में हम फिर चावल की खेती करेंगे, ये सब अतिशयोक्ति है, हाइपरबोली। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखिए 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर भी एग्जाम खत्म हो गई तो आप बता सकते हैं देखो ये एलिमिनेशन हो रहा था, रियल एग्जाम में सब कुछ सही भी लग सकता है, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये भी ऐसा प्रश्न है कि एनवायरनमेंट की किताब में मैंग्रोव का इतना सब वो क्या कर सकता है शायद लिखा हो, क्या नहीं कर सकता है वो सब तो नहीं लिखा होगा। तो ये भी आपकी फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इज़ पॉसिबल व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पेरिफेरल एलिमिनेशन स्किल आपकी टेस्ट कर रहा है। फाउंडेशन का एक उदाहरण हम समझते हैं कि जब पैसों का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब भी लोग आपस में व्यापार करते थे, बार्टर सिस्टम की, मैं आपको तरबूज देता हूँ, आप सामने मुझे गेहूँ दे दो। लेकिन ये सिस्टम एफिशिएंट नहीं थी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसों का आविष्कार होता है। आज की तारीख में पैसा दे के आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो अगर इतिहास में कहीं पर भी आपको पैसे, सिक्के दिखें, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में आप क्या उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि अच्छा अब ये जो सोसाइटी थी ये बार्टर में से मनी इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर रही है, गांव की जगह यहाँ पर शहरों का उदय हो रहा है। क्योंकि आप सोचिए गांव में जो लोग हैं वो 4-5 जात के ऑक्यूपेशन करेंगे तो आपस में बार्टर सिस्टम काम कर सकता है, लेकिन शहर में इतने प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होते हैं कि वो अगर बार्टर करने जाएंगे तो एक प्रॉब्लम होगी, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसके वास्ते पैसों का होना ज़रूरी है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करते हैं। मतलब कहीं पर भी इतिहास में पैसे दिखे, इसका मतलब क्या, वो रूरल से अर्बन इकोनॉमी में ट्रांजिशन हो रहा है उस समाज का। अब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखिए 4, 3, 2, 1। ये क्वेश्चन विचित्र इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है देखो स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, लेकिन उसमें से निष्कर्ष क्या निकालेंगे आप एक आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन के रूप में, वो पूछा गया है। तो जवाब है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्योंकि अगर किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में सिल्वर कॉइन का जिक्र है उसका मतलब कि मनी इकोनॉमी भी हो रही होगी और समाज का शहरीकरण, अर्बनाइजेशन भी हो रहा होगा। ऑफकोर्स एग्जाम खत्म होने के बाद सब शाणे हैं, वो सब आपको देखो ये लॉजिक हो सकता था, ये तो बिना पढ़े तुम टिक कर सकते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, मतलब फाउंडेशन का मतलब केवल विषय पर पकड़ नहीं, किताब पढ़ के, वाक्य पढ़ के उसको समझ पाना, दिमाग में उतार पाना, आसपास लिंक जोड़ पाना, उसकी हम बात कर रहे हैं उन लोग। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ये क्वेश्चन देख के पहले उनको हिस्ट्री से घृणा है, हिस्ट्री में तो टफ ही पूछते हैं, ऊपर से पूछा है क्या है, वो दिमाग में उतार ही नहीं पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। ऐसा पॉलिटी में भी सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप का उन्होंने पूछा कि मान लो जेठालाल कहे 15 अगस्त को आज़ादी मिली, तो वो करेक्ट है। भिड़े मास्टर कहे 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है, वो भी करेक्ट है। लेकिन फिर जेठा कहे नहीं, आई डिसएग्री विद भिड़े, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे नहीं है। तो यहाँ आप सोचिए, जेठा की एक बात सही थी लेकिन उसकी दूसरी बात गलत है, तो जेठाज व्यू इज रॉन्ग क्योंकि 1 मल्टीप्लाई विद 0 जवाब आई 0। ऑन दी अदर हैंड भिड़े की बात सही है। तो उसने ऐसा सब पूछा, वीडियो पॉज करके देखिए 4, 3, 2, 1। तो पहले ऐसा सब पूछने का रिवाज नहीं था। और ये भी ऐसी चीज़ें, एक तो आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, पढ़ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सके आदमी, वो लॉजिकल क्या बात चल रही है उसको फॉलो कर सके। तो इट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ऐसे और भी वो एथिक्स के कुछ सवाल पूछे, लेकिन वो अब फिर से आप पढ़ोगे आपको आसान लगेंगे, भाई इसमें कुछ दम था नहीं। तो मेरा ये कहना है कि नया क्या पढ़े या कोई गुप्त किताब बता दो, तो ऐसी कोई गुप्त किताब नहीं है। जो भी किताबें आपके पास हैं सुकून से पढ़ो, कॉम्प्रिहेंड करो उसे। 3 बार पढ़ते थे तो 4 से 5 बार रिवीजन करो, और मोबाइल फ़ोन दूर रख के आराम से पढ़ो, फास्ट स्क्रॉल करके नहीं। देन इट विल हेल्प यू। साइंस पर आते हैं।
कि साइंस बहुत टफ पूछा। भाई वो हर साल टफ ही पूछा। इस बार ज़्यादा टफ इसलिए हो गया, पहले 8-10 सवाल पूछते थे, इस बार 15 सवाल पूछ। लेकिन फिर भी कम से कम 2-3 सवाल तो टिक हो ही सकते थे, कि जैसे एआई और उसके पीछे लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये तो थियरी कंटेम्पररी इश्यूज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। या जीनेटिक मेडिसिन, वायरस, बैक्टीरिया, लगभग हर दूसरे तीसरे साल वो इसकी थियरी के बारे में पूछते हैं कि उससे क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये नेगेटिव माहौल जो बनेगा अभी, कि क्योंकि इतना टफ पूछा था तो ये तो पढ़ने का मतलब नहीं है वो। हाँ तो भाई आप एग्ज़ाम देना छोड़ दो, नहीं तो अगले साल आपको पास होना है तो कुछ तो पढ़ना पड़े। भले 2 सवाल तो 2 सवाल, अगर आप टिक कर पा रहे हैं, आपके 4 मार्क बन रहे हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। सिवाय के स्पोर्ट्स वाला, क्योंकि वो कभी कोई कर नहीं सकता, ऐसा विचित्र ही पूछते हैं। बट एटलीस्ट साइंस में फिर भी स्कोप बना रहता है कि कुछ तो आप कर ही सकते हैं। ये बात सही है कि 11-12 की एनसीईआरटी साइंस में से आजकल कुछ लगभग नहीं पूछते, लेकिन वही आपकी फाउंडेशन है। उसके ऊपर पिछले 2 साल के अंदर ये साइंस में क्या हुआ, हेल्थ, बायोटेक, मेडिकल, आईसीटी, एआई, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन, वेपन, मिसाइल, बनाइए पूरा कंपाइलेशन, बार-बार उसको रिवाइज़ करिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे कंपाइलेशन से कुछ सीधा टिक होगा, पर उसमें से 2-3 सवाल आप निकाल सकते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे इतना अच्छा लगता नहीं। तो छोटी बुद्धि से काम मत करो कि पिछले साल नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली पॉलिटी के नाम पर पिछले कुछ सालों से क्या ट्रेंड था कि ये इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, अगर 16 सवाल 100 में से 16 सवाल पॉलिटी क्या है, तो उसमें से 13 सवाल इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत से थे। इस बार विचित्र हुआ कि इसमें से मुश्किल से 4-5 सवाल ही हो रहे हैं, वो भी इतने फैक्चुअल हैं कि बहुत रट के गया हो तो कुछ काम हो सकता। पॉलिटी यूजुअली सभी सीरियस एस्पायरेंट का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा उसमें क्या शॉर्टकट लेने लगे कि अब बस लक्ष्मीकांत के ऊपर ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी है। कुछ सालों पहले ये पुलिस जुडिशियल टर्म्स के बारे में यूपीएससी पूछ रही थी, पैरोल क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी क्या, पुलिस कस्टडी क्या, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन पर राज्य सरकार का कितना हक बनता है। ऐसा 21, 22, 23 में पूछा, 24 और 25 में नहीं पूछा, तो लोगों ने सोचा अब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 26 में सीधा ये 0 एफआईआर के बारे में प्रश्न, और उसी प्रकार इंटरपोल की अलग अलग कलर की या कॉर्नर की जो नोटिस आती है उसके बारे में प्रश्न। ये ऐसी चीज़ें आपको 2-3 साल पहले के इंडियन एक्सप्रेस या कहीं पर आई होगी और अब पूछा है। ज़्यादातर 2026 के पेपर में जो भी करंट अफेयर्स के नाम पे पूछा गया है, वो ऐसी चीज़ें जो 2024-25 में हुई थी, मतलब 2-3 साल पुरानी बातें पूछी गई हैं। तब छोटी बुद्धि से काम मत करो कि इतना हो गया तो अब काफ़ी है और मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखिए अल्टीमेटली इट इज़ अ पिरामिड, कि पिरामिड में टॉप 13,000 लोग जो हैं उनको आगे बढ़ना है। तो कट ऑफ की रेस में आप कहें मैं लक्ष्मीकांत पढ़ के बैठा, ये पढ़ के बैठा, तो और मैं क्या करूँ? ये सब आप करिए। और पिछले 1 साल का ट्रेंड नहीं, 2011 से जो नए पेपर आए और 2020 कोरोना के बाद जो और विचित्र प्रकार के पेपर आ रहे हैं, उस हिसाब से आप सब जगह पर मुझे 10-15% एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, वो आप करिए। कोचिंग वाले आपको एक्सेल शीट बना के देंगे, पर उसकी गहराई को आप समझ नहीं पाएंगे, अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये एक्सरसाइज खुद नहीं करेंगे। 2020 से लेकर अब तक के पेपरों में क्या क्या आ रहा है, उस हिसाब से कौन से मेरे गैप एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रश्न पूछा जो मुझे भी नहीं पता था, ड्रॉप शिपिंग। वो मीशो के लोग अपने ऑनलाइन स्टोर बना देते हैं कि ये बहुत अच्छी साड़ी है, फिर आप ऑर्डर बुक करते हैं तो वो तो साड़ी की दुकान से ही अलग जाता है, आपका खुद का इन्वेंटरी नहीं है। इस पर क्वेश्चन पूछा, वीडियो पॉज करके देखिए, 4, 3, 2, 1। अब ये मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे पता नहीं था ऐसी भी चीज़ होती है, क्योंकि कभी द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में बात नहीं हुई, ना ही मुझे कभी कोई और किताब में दिखा। हाँ तो अब क्या करें, रोने बैठ जाए इंडियन आइडल में जीतने? नहीं, मटेरियल में अपडेट करूँगा, तो वो मैं धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से और भी बहुत सारे टर्म्स और मॉडल्स होते हैं। तो इकोनॉमी की जो अपनी किताब है, इसके नेक्स्ट एडिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि उसके बाद क्या होगा, ये किताब और जाड़ी हो जाएगी, और इसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ज़्यादा वो पूछ रहे हैं तो ज़्यादा मटेरियल देना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्टिंग किताब से कुछ पूछा नहीं। जो भी इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के प्रश्न आए, उसमें से 11 ऐसे थे जो सॉल्व हो सकते हैं। हालांकि रियल लाइफ में इतना सब रट के गए हों वो मुश्किल है, पर ठीक ठाक सॉल्व हो सकता है। उसका प्रूफ वीडियो भी मैंने इसी चैनल पे बनाई, इधर मैं कहीं पर इन्फो कार्ड डालता हूँ। आईआर करंट अफेयर्स के नाम पे लोग कहते हैं बहुत विचित्र पूछा, सही बात है, लेकिन आप ये 2 क्वेश्चन देखिए वीडियो पॉज करके, 4, 3, 2, 1। जो लेफ्ट साइड पे है कि यूरोपियन यूनियन का कौन मेंबर है नहीं है, तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि पता ही होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए जो सीरियस है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए।
राइट हैंड वाला विचित्र है, पर ये तो स्किप ही करना था, इसे कोई एलिमिनेशन ट्रिक से भी नहीं कर सकते। कुछ लोग अपने कोर्स बेचने के लिए एक नैरेटिव बनाएंगे कि इस साल बहुत करंट अफेयर्स पूछा था, ऐसा नहीं है। जो भी पूछा गया मोस्टली वो 2 साल 5 साल पुरानी चीज़ें थी। अब समझिए करंट अफेयर्स इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट कि जीएसटी इन्फ्लेशन वो सब इकोनॉमी है, टीए एनआरसी जजमेंट जीरो एफआईआर इंटरपोल नोटिस पॉलिटी है, यूनेस्को के साइट हिस्ट्री है, पॉल्यूशन डिजास्टर प्लेसेस इन न्यूज़ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है। तो ये ऐसी बात है कि 2026 का पेपर थियरी जैसे कि बैंक एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, ऐसे कुछ 48 क्वेश्चन। कंटेम्पररी इशू 2-5 साल पुरानी चीज़ें जैसे यूपीआई जो 2026 में आया, ओएनडीसी 2021 में, जीरो एफआईआर इन भारतीय न्याय संहिता 2023 में, ऐसे कुछ 40 सवाल। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स वो क्या होगा कि यही समिट 2026 में उसका क्या थीम था, या ईरान युद्ध के चलते ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है, उसको कैसे अटैक किया जाता है, या 2025 का मिनरल मिशन। तो ऐसा जब पूछा जाए वो तो मुश्किल से 12 क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर्स समझिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स नहीं, 2-5 साल पुरानी चीज़ें क्या है, जो 2025 में चर्चा में था, हो सकता है 2027 की परीक्षा में दिखे। तो मुझे डेली न्यूज़ के 1-1 घंटे के वीडियो देखने ये सब की जगह पहले थियरी और कंटेम्पररी इश्यूज़ जो ज़्यादातर आपको या तो बुक या कोचिंग मटेरियल में, ऑफ कोर्स सारे नहीं मिलेंगे, पर जितने मिलते हैं उसको 4-5 बार आप रिवाइज़ करिए, उस पे आप ग्रिप हासिल करिए, दैट इज़ मोर रिक्वायर्ड। और ये 2026 का एक पेपर देख के मैं ट्रेंड नहीं बोल रहा। 2018 से 26 भी आप एवरेज निकाले तो थियरी 55, कंटेम्पररी इशू 34, करंट अफेयर्स 11-12 क्वेश्चन ही उसके आते हैं। प्योर करंट अफेयर्स जब हम कहते हैं कि जैसे पर्सन इन न्यूज़ कि ये बाफ्टा अवार्ड किसको मिला, या ग्रैंड स्लैम में 14 साल से ऊपर के बच्चे कर सकते हैं कि नहीं पार्टिसिपेट, ये रैंडम चीज़ों का कोई एंड है नहीं, तो इसको तो करने का मतलब नहीं आईएएस एग्जाम है। ऑफकोर्स स्टेट सर्विस सीडीएस सीएपीएफ वगैरह में उपयोगी है, तो वहाँ सब ये पर्सन इन न्यूज़, बुकर प्राइज किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला, वो करना चाहिए। तो जो भी नए विद्यार्थी मुझे प्रश्न पूछते हैं कि ये बहुत टफ पेपर था, हमें कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए, देखिए बुनियाद तो अभी भी आपकी ये एनसीईआरटी ही है, और इसमें भी मैं कहूँगा सबसे पहले एनसीईआरटी कौन सी उठाई जाए, ये क्लास 12 की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत पतली किताब है, खुद से भी पढ़ के आदमी समझ सकता है, इससे आप शुरुआत करें। इसका समरी वीडियो देखने मत बैठना, खुद से पढ़ो। अगर इतना भी आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो इसका मतलब कि वो बौद्धिक स्तर है ही नहीं कि वो आदमी को यूपीएससी देना चाहिए। देखिए ज़बरदस्ती घोड़े पे मत चढ़ो। यूपीएससी पास करने के लिए आदमी की खुद की भी इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए। ये जितने कोचिंग वाला, मेंटरशिप, पीडीएफ मटेरियल, ये वो ऐसा है कि जो 60% पे है उसको 80% तक ला सके, जो 0 पे उसको 80 पे नहीं ला सकता। 12th फेल मूवी इज़ नॉट अ बेंचमार्क, यूपीएससी इज़ नॉट इंडियन आइडल। और यहाँ पर मैं पैसों से गरीब ऐसा नहीं, दिमाग से गरीब की मैं बात कर रहा हूँ। खुद का मतलब एक स्तर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये परसेंटाइल गेम ही है कि ऊपर 1000 वैकेंसी है तो उसके गुणांक में 2,500 से 3,000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाएंगे, और 1000 वैकेंसी के सामने 13 से 14,000 लोगों को मेंस लिखने के लिए बुलाएंगे, मतलब प्रीलिम में से पास करेंगे। अब चाहे पेपर ईजी हो या टफ, ये रेशो तो यही रहना है। आप उतने तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, तो बराबर है, नहीं पहुंच सकते तो कोई यूपीएससी देना जरूरी नहीं है। मैं अपने घर में, अपने रिश्तेदार में किसी को नहीं बोलता तुम यूपीएससी दो। तो कुछ लोग कहेंगे हाँ, तो ड्रग्स बेचने वाला जो ड्रग पेडलर होता है वो भी अपनी फैमिली को ड्रग्स नहीं बेचता है। जो भी आप उसको जिस भी प्रकार से देखना चाहे, माय पॉइंट इज खुद से आग लगी होनी चाहिए दिल में, बौद्धिक स्तर होना चाहिए, उसी को यूपीएससी देना चाहिए। किसी को बोल के, किसी को मोटिवेट करके, हथेली में चांद दिखा के घोड़े को नदी के करीब आप ला सकते हैं, लेकिन पानी तो घोड़े ने खुद ही पीना है। खैर, इस पर ऑलरेडी बहुत डिटेल में चर्चा, करीब 3 घंटे, कि क्या कहाँ से पढ़ना है, नए इस 2026 के पेपर के हिसाब से क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो, सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट, मीन्स की तैयारी कैसे करें, करंट अफेयर्स, नोट्स मेकिंग, जॉब और कॉलेज के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा पसंद करें, टेक्निकल रूल्स की फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जोड़ने होते हैं, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी 13 जून शनिवार, मतलब पिछले हफ्ते मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आप रिकॉर्डेड क्लास अभी भी देख सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, और उस क्लास का भी पूरा डिटेल पीडीएफ, करीब 300 से ज़्यादा स्लाइड्स थी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। खैर, मैं बता रहा था छोटी बुद्धि से काम मत करो। अब जैसे 2026 की प्रीलिम में मध्यकालीन भारत, मिडिवल इंडिया से कुछ नहीं पूछा, स्किप कर देते हैं ना। पर 2025 मेंस में उन्होंने पूछा कि अकबर की धार्मिक नीतियां क्या थी। तो आप भागेंगे, शॉर्टकट्स लेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू।
पढ़ने की आदत रखिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए। जब 11 महीने बाद अगर फिर से परीक्षा है, तो शॉर्टकट लेने का क्या मतलब? एग्ज़ाम की अगली रात अगर कोई मुझे पूछे क्या नहीं पढ़ना चाहिए, देन आई वुड से हाँ ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मत देखो क्योंकि पिछले 14 साल में सिर्फ 2 बार सवाल पूछे थे। अभी से क्या है? जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डरते हैं, सबसे पहले उसी को ख़त्म करो, तो बाकी चीज़ें फिर आसानी हो जाएँगी। जो प्रीलिम्स थी उसमें आपको एक ही रहमान डकैत को मारना था, मतलब जीएस पेपर जो गिना जाता है, सीसेट तो पासिंग मार्क के लाने होते हैं। अभी मेंस है, उसकी भी आपको तैयारी करनी होगी, भले आप फेल हुए पर अगले साल तो देनी हो, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। वो धुरंधर 2 है, मेंस में 7 पेपर आते हैं ऐसे जो मेरिट में काउंट होते हैं। जीएस के 4 पेपर, निबंध का 1 पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसका 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट पर पेपर 2, तो ये 7 पेपर है। उसके अलावा लैंग्वेज के पेपर पर उसमें पासिंग मार्क लाने हैं। तो आप सोचो 7 लोगों को, वो जो भी आजम चीमा और अब्दुल भुट्टोवी और मेजर इकबाल, सबको मारना है आपको। तो 11 महीने सदुपयोग कीजिए। केवल फिक्सेड होके बस अब मैं इतना ही पढ़ूँगा, साइंस ज़्यादा पूछा, साइंस पढ़ लेते हैं। नो, यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। तो सहानुभूति नहीं, संघर्ष, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, मैंने आपको बताया। आगे हम बात करें प्लान बी। तो चलिए अब इस आखिरी सेगमेंट में हम प्लान बी पर बात करते हैं कि अगर आपका यूपीएससी में ये आईएएस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो और क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, टेक्निकल जॉब्स होती हैं, यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं, बैंकिंग फाइनेंस की नौकरियां, स्टेट सर्विस हैं, टीचर प्रोफेसर, एमबीए करो, विदेश चले जाओ, बिजनेस फ्रीलांस करो, मैनी थिंग्स। अब इन सब पर मैं थोड़े थोड़े प्लस माइनस आपको बता देता हूँ। मित्रों, जब हम कहते हैं प्लान बी, तो वो सेफ होना चाहिए, अनसेफ नहीं। कि लोग कहते हैं देखो मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की भर्ती में अप्लाई करूंगा। भाई उसमें हर साल 60 जॉब्स होती हैं, तो ये तो ऐसी बात हुई कि मान लो 2 के बीच कंपटीशन था, आपका 50% चांस था, 4 के बीच है तो 25 हो गया। आप कह रहे हैं यूपीएससी जहाँ पर 1000 वैकेंसी थी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब मैं ऐसी एग्ज़ाम टारगेट करूंगा जहाँ पर 60 वैकेंसी है और मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि मैं इसमें सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। मैं आपको रोक नहीं रहा, बहुत सारे लोग जो यूपीएससी नहीं क्लियर करते आरबीआई में जाते हैं, लेकिन ये कहना कि ये मतलब मेरा बफर है या मिसाइल गिरेगा तो इस बंकर में मैं छिप जाऊंगा, दैट इज़ नॉट राइट। फिर कुछ लोग कहते हैं हम मुझे ईपीएफओ पेंशन ऑर्गेनाइजेशन वाली नौकरी के लिए अप्लाई कर देंगे। एक तो उसकी वैकेंसी हर साल आती नहीं, दूसरा कोचिंग वाले अपने कोर्स बेचने के लिए हवा बनाते रहते हैं कि हमने आरटीआई किया था, उससे पता चला 500 वैकेंसी है, 600 वैकेंसी है। हाँ, हो सकती है, पर वो ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में वो भर देगा। वो उनका अपना अलग गणित चलता है, इलेक्शन आ रहा है कि नहीं, या फिर कि इतने लोगों को ऑफिसर बना है तो कितना बजट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक वाले टेम्पररी लोगों को रखने से काम नहीं हो जाएगा, एक अधिकारी को 2 डिपार्टमेंट दे देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सब अगेन जो यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं होते ईपीएफओ में जाते हैं, निर्विवाद बात है। पर ये ऐसा कहना कि हर साल आ ही जाएगा और बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। आप कहें तो फिर सिर्फ प्लान बी क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक फीमेल कैंडिडेट है जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, यूपीएससी प्रीलिम का जो भी कट ऑफ था उसकी 15-20% रेंज में वो थी, या प्रीलिम पास भी किया था लेकिन मेंस या इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट हो पाई। तो अब ऐसी लड़की अगर गुजरात स्टेट सर्विस एग्ज़ाम दे, क्लास 1, 2, 3 वगैरह, तो वहाँ पर 33% वीमन रिजर्वेशन है और मेंस एग्ज़ाम में गुजराती भाषा कंपलसरी होती है। तो यानी कि बहुत कम लोगों के साथ कंपटीशन में उसको आगे बढ़ना है, बेहतर दिखना है, तो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये कुछ सेफ प्लान भी आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार कोई इंजीनियर है, वो कहे मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम दूंगा, तो अपने आप कंपटीशन लिमिटेड हो गया कि कॉमर्स, आर्ट्स या डॉक्टर उसमें आपको कम्पीट नहीं कर रहे। उसी तरह गेट के स्कोर पे कोल इंडिया, ओएनजीसी वगैरह में भर्ती, स्टेट सर्विस में इंजीनियर क्लास 2, क्लास 1 की भर्तियाँ निकलती हैं। उसी तरह राज्य सरकार के सरकारी निगम, उसमें चीज़ें निकलती हैं। तो कंपटीशन जहाँ लिमिटेड हो रहा है वहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये होते हैं कुछ सेफ प्लान्स। उसी तरह कोई बीकॉम स्टूडेंट कहे कि देखो स्टेट सर्विस में अकाउंट्स ऑफिसर क्लास 1, 2 उसके लिए मैं अप्लाई करूँगा, या ऐसे अलग अलग निगमों में कुछ बार ऐसा होता है कि कुछ और उसमें 1-2 सर्टिफिकेट या एग्ज़ाम आपको पास करने होते हैं, गेट जैसा, जो भी कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह, या प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पर भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये दैट इज़ अ सेफ प्लान भी। या एमबीबीएस स्टूडेंट का ठीक है, अब मैं हॉस्पिटल में नौकरी शुरू करूँगा, या एमबीबीएस के बाद मैं एमडी करूँगा और कॉलेज में प्रोफेसर की तरफ परस्यू करूँगा। तो ये होते हैं कुछ सेफ प्लान भी।
सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप ये टेक्निकल और यूनिफॉर्म जॉब्स वाला देख लो, 4 3 2 1। देखिए टेक्निकल फील्ड वाली जॉब्स में मतलब कि आपके पास कोई खास किस्म का ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है, फॉरेस्ट सर्विस वगैरह। कुछ बार यहाँ पर ये होता है कि वो कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। मान लीजिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम में ऐसा है कि एमए विथ इकोनॉमिक्स किया हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह स्टेट सर्विस में कुछ बार वो ये करते हैं कि ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करने पड़े, इंटरव्यू नहीं लेने पड़े, इसलिए वो कट ऑफ बना देंगे कि तुमने एमए विथ सोशियोलॉजी किया है, लेकिन उसके उपरांत 3 साल का तुम्हें एनजीओ का अनुभव होना चाहिए, तभी तुमको ये दहेज प्रतिबंधन या महिला बाल विकास अधिकारी की नौकरी के लिए कंसिडर करेंगे। उसी तरह ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट में मतलब सरकारी बस विभाग के अंदर, अच्छा तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद इतना एक्सपीरियंस या इतने साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उन सब नियमों को आप समझे। ओएनजीसी, कोल इंडिया, बहुत सारी जगह पर गेट के स्कोर पे भी नौकरियां मिलती हैं, दैट ऑल्सो यू कैन कंसिडर। ये सब में डर के भागना नहीं चाहिए। ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम सिर्फ आईआईटी वालों को लेंगे, हमको नहीं लेंगे, हम छोटे कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। इनको भी मैं मिला हूँ, ये जो अधिकारी सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं छोटी सी कॉलेज से, उसमें भी उनको 2-3 बार वो बैकलॉग या एटी केटी लगे, वो सब सिलेक्ट होते हैं। अल्टीमेटली एग्ज़ाम के दिन कौन रट के गया उस पर सब निर्भर है। देन नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्म सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह। सीएपीएफ का ऐसा है कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ख़त्म हो गया, अब सीधी परीक्षा आएगी। तो वो तो मान लीजिए मार्च महीने में ही आपको अप्लाई कर देना था, तब जाके अभी जुलाई या अगस्त में वो परीक्षा होगी। सीडीएस साल में 2 बार होती है, लेकिन ये परीक्षाएं ऐसी है कि इसमें एज लिमिट आईएएस के मुकाबले कम होती है। फिर कुछ और शर्तें होती है कि तुम्हें शादी नहीं की होनी चाहिए, फिर उसके जो भी फिजिकल हाइट, चेस्ट वगैरह के नियम ज़्यादा सख्त होते हैं। टेक्निकल एंट्री भी ले सकते हैं, मान लो किसी ने एलएलबी किया है तो उस हिसाब से जज एडवोकेट सर्विस कुछ है। इंजीनियरिंग, उसमें आपको बहुत सारी शॉर्ट सर्विस कमीशन है वगैरह, दैट यू कैन कंसिडर। एफकेट भी ऐसी है, हालांकि एफकेट में मेरे ख्याल से वो मिनिमम 60% होने चाहिए, ऐसे सब नियम है स्कूल कॉलेज के अंदर। पोस्ट गार्ड में कभी कभी भर्तियाँ आती है, असिस्टेंट कमांडेंट की और नीचे उनके सब इंस्पेक्टर वगैरह की। फिर एक नौकरी है ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसके सामने मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है कि कुछ लोग आंख बंद करके फॉर्म भर भी देते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, फिर नौकरी करने जाते हैं, फिर उनको मज़ा नहीं आता कि हमने सोचा था सब एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड जैसा होगा, पर ये तो हेड कांस्टेबल से ऊपर लेकिन सब इंस्पेक्टर से नीचे ऐसा ऑफिसर है, सिर्फ नाम का ऑफिसर है। और फिर आपको दूर कहीं पर पोस्टिंग मिले तो जिनको शहर में रहने की आदत है, मज़ा नहीं आए, फिर 2 साल बाद नौकरी छोड़ देते हैं। फिर इसमें एक ज़माने में सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम थी, तो 50-60,000 आप दंड के भरो फिर आओ। तो पहले आप स्टडी भी करें कि सच में मुझे ये नौकरी करनी है कि नहीं, तो ये अप्लाई करो। मतलब कि पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मैं बस फॉर्म भर देता हूँ, पास होके दिखाऊंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। सच में आपको नौकरी करनी है तो ही अप्लाई करो, वरना जवानी के 2-3 साल उसी में आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो दीज आर द टेक्निकल एंड यूनिफॉर्म जॉब्स। फिर आगे बढ़ते हैं बैंकिंग फाइनेंस में, ऑफिसर जॉब, क्लरिकल जॉब्स। फिर स्पेशलिस्ट वो IT, LLB, राजभाषा, हिंदी वगैरह के होते हैं। SBI की अलग भर्ती होती है, RBI की अलग भर्ती होती है, बाकी सरकारी बैंकों की अलग IBPS परीक्षा है। उसके अलावा सेबी, नाबार्ड, सिडबी सब लोग लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ग्रामर सब कुछ गिनते हैं। सेक्शनल कट ऑफ होता है, उसमें भी आजकल कुछ टाइमर लिमिट लेके आए हैं। पहले लोग क्या सोचते थे कि चलो GS के 15 सवाल तो मैं 5 मिनट में निपटा दूंगा, फिर जितना मेरा टाइम बचा उससे मैं मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा टाइम कर पाऊंगा। ऐसा नहीं, वो कंप्यूटर एग्जाम में सेक्शनल टाइमर लगाते हैं, तो हर जगह पर आपको कम ही टाइम मिलता है। तो मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये हुई बैंकिंग फाइनेंस की नौकरियाँ। इसमें मैंने LIC में डबल स्टार इसलिए किए हैं, उसमें 2-3 प्रकार की नौकरी होती है कि असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कुछ ऐसी हैं वो सेल्स टारगेट वाली होती हैं, तो कुछ लोगों को मज़ा कम आता है वगैरह वगैरह। देन स्टेट सर्विसेज, तो एक होता है क्लास 1-2, मतलब ये SDM, DYSP वगैरह। तो जो आपने UPSC में तैयारी की, प्रीलिम्स मेंस की, वो बहुत सारी वहाँ उपयोगी होती है। हालांकि कुछ जगह पर ऑप्शनल सब्जेक्ट, एथिक्स वगैरह के 19-20 बदलते रहते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें लैंग्वेज के भी पेपर आते हैं, और कुछ जगह वो लैंग्वेज के पेपर को भी वो कंसिडर करेगा, मेरिट में गिनेगा। मान लो गुजराती भाषा का पेपर हुआ या, तो वो सब समझ आप रखें। कुछ जगह अच्छी बात ये होती है कि राज्य सरकार में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन होता है, तो
यूपीएससी में आपने अच्छी तैयारी की थी पर थोड़ी कम पड़ी, तो यहाँ आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं। गौण सेवा आयोग की भर्ती, वो ग्रुप सी, ग्रुप डी, अब वो डिपेंड करता है। मतलब कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप हैं तो मेरे हिसाब से उसमें मत पढ़ो, कुछ ढंग का प्राइवेट सेक्टर में ढूंढो। शुरुआत के 5-10 साल तकलीफ होगी पर आपका ग्रोथ काफ़ी आगे होगा अगर आप सच में यूपीएससी लेवल का कैलिबर रखते। फिर ग्रुप सी, ग्रुप डी में आप समझो कैसा पतवारी वगैरह किन हो गए दूर गांव खोपचे में, तो आपको वो आदत नहीं हो, देन आफ्टर सम टाइम इट इज़ नॉट एज हैप्पी एंड ग्लैमरस एज दे शो इन द पंचायत वेब सीरीज। उसी तरह स्टेट सर्विस के निगम, उसमें भी भर्तियां होती है, पर मैंने स्टार लगाया क्योंकि वो निगम वाली भर्तियां सब एक तो रेगुलरली नहीं होती और उनके नियम उल जुलूल करते हैं कि अच्छा राज्य का ये बस विभाग है या एग्रीकल्चर का सीड कॉरपोरेशन, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है, तो कुछ बार मुझे ऐसी फील मिलती है कि उनको अपने लोगों को ही सिलेक्ट करना है। मतलब कि जो आदमी वहाँ 2-3 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे था, फिक्स पगार पे था, उसी को रखना है। इसके वास्ते वो कंडीशन ही ऐसे कर देंगे कि तुम्हारा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3 साल इसी प्रकार के निगम में काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो वो तो उसी के लोगों का होगा, बाहर वालों का होगा नहीं। तो आई हैव पुट अ स्टार मार्क। यूपीएससी की तो हमने बात कर ली। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट आप देख लीजिए, 4, 3, 2, 1। टीचर प्रोफेसर वाली नौकरियां कहने की बात है। मैंने खुद ये यूजीसी, पीएचडी ये सब किया है, पर असल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कॉलेज कितनी है, वहाँ पर प्रोफेसर की नौकरियां कितनी है, तो पहले तो आप ये भी देख लीजिए कि ये करने का कोई मतलब है कि नहीं। उसके बाद आपको कई सालों तक रगड़ना पड़े विजिटिंग फैकल्टी, एडहॉक फैकल्टी के रूप में, फिर आप नेटवर्क बनाओ, फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसकी थोड़ी कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे, फिर जाके आपका कुछ परमानेंट हो सके। कर सकते हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर ऐसा मत सोचना कि मतलब इधर मैं फेल हो गया यूपीएससी में तो कल उठ के ही चुटकी भर के ये नौकरी आएगी, ऐसा है नहीं। उसमें भी मज़ा मुझे तो कम ही लगता है। मतलब अगर आप मुझे पूछे इतने सालों बाद मैं सब गाड़ गाड़ का पानी पिया है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि सच में जो यूपीएससी के कैलिबर का व्यक्ति था उसमें वो जज्बा और वो समझ होती है कि वो प्राइवेट सेक्टर में ऊपर और बढ़ सकता है। ये बात सही है, उसमें 5-10 साल लगेंगे पर उसके बाद आप लाखों रुपए कमाएंगे। ये सब फंसे रहने की बात है। एमबीए की मैं बात करूं, कैट एग्ज़ाम वो मेरे ख्याल से नवंबर के आसपास आएगी। टी-सेट मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, कर सकते, पर उसमें एक शर्त है। वो शर्त सब ऐसी कि वो प्रोफाइल स्कोर देखते हैं कि कैट में आपके 99 परसेंटाइल आ गए, फिर भी हो सकता है आपको आईआईएम अहमदाबाद, कोलकाता ये सब में ना मिले, क्योंकि वो देखेंगे प्रोफाइल स्कोर तुम्हारे क्लास 12 में कितने थे, कॉलेज में कितने थे, पोस्ट ग्रेजुएशन किया कि नहीं, वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, एनसीसी वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो ये सब के बाद वो जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो ऐसा होगा कि आपके हाथ में आए नहीं, डिस्पाइट हैविंग गुड परसेंटाइल्स। ये मेरे साथ भी हो चुका है। उसी तरह जेट, स्नैप, सीमेट, अलग अलग कुछ और कॉलेजेस की ये परीक्षाएं होती हैं। एमबीए में आपको एक और भी चीज़ समझनी है कि इसकी फ़ी होती है, हैवी फ़ी होती है। तो जो भी 20-30-40, मैं अब अपडेटेड नहीं हूँ, पर फीस उसकी काफ़ी लगती है और उसके सामने प्लेसमेंट और उसमें कितना पैकेज मिल रहा है, उस हिसाब से अच्छी कॉलेज से जाओ तो बराबर है। बाकी छोटे वाले आईएम में भी जाने का मुझे तो फ़ायदा कम ही दिखता है, लुकिंग एट द सैलरी वर्सेस प्लेसमेंट, जो आज की स्लो डाउन वाली मंदी में चल रहा है। विदेश जाना है, जीमेट, आईएलटीएस वगैरह है। पर्सनली आई एम नो लॉन्गर इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि जैसा यूरोप और अमेरिका में माहौल बन रहा है कि रोज़ आपके गले पे तलवार लटकी है, जैसे कि ये ग्रीन कार्ड का क्या करेगा ट्रम्प और वगैरह वगैरह। भारत में रहिए, ज़्यादा सुखी रहेंगे, मज़ा कम है, उस पे मैं हालांकि ज़्यादा बात अब नहीं करूँगा। लास्ट इज़ बिजनेस एंड फ्रीलांस, पर उसे आप ऐसा छोटा मत समझो कि मैं एक छोटी सी दुकान खोल दूंगा और उतने नहीं। यूपीएससी लेवल के आप आदमी थे, बड़ा सोचो कि यहाँ पर जो भी मैं गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो ई कॉमर्स के माध्यम से पूरे देश दुनिया में कैसे एक्सपांड करें, सरकार के फंडिंग से ये सब कुछ और किया जाए वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया में ये सब इन्फ्लुएंसर गिरी, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, लेकिन ये सब आप समझो दिस कैन बी शॉर्ट टर्म जॉब्स, नॉट परमानेंट जॉब्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में आप देखो बैटिंग गैम्बलिंग ऐप्स बैन हो चुके हैं और बाकी सब एडवर्टाइजर स्पॉन्सर ऐसे होते हैं, वो अफिलिएट मॉडल होता है कि तुम इतनी परफ्यूम की बोतलें बेचोगे तो उस पर इतना कमीशन मिलेगा, तो वो सब कन्वर्ट करना मुश्किल है सेल में। वीडियो एडिटिंग, क्योंकि आजकल हर एक को पॉडकास्टर बनना है तो पीछे एडिटर भी मांगता है, तो वो भी, पर वो लॉन्ग टर्म जॉब नहीं हो सकती। देखिए वीडियो एडिटर, लाइब्रेरियन, ये सब में क्या एक सीलिंग है, उसके ऊपर आपकी सैलरी ग्रोथ हो नहीं सकती सिवाय कि आप सेठ बन जाओ कि मेरी ऐसी कंपनी है जो पीआर एजेंसी चलाती है, जो 10 लोगों के, 10 मिनिस्टरों के सब रील काटेगी, ये सब, तो देयर इज अ स्कोप। कंटेंट राइटिंग वो भी मुझे इतना जोरदार लगता नहीं, क्योंकि एआई के ज़माने में एक तो
देयर इज़ नो एंट्री बैरियर। सब लोग आ गए हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं वगैरह। तो उसमें अपना एक्सक्लूसिव कि मैं ध्रुव राठी का कंटेंट राइटर हूँ, इस लेवल का पहुँचने में टाइम लगेगा। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मैं कोचिंग क्लास का फैकल्टी बन जाता हूँ प्लान बी के रूप में, ये तो एवरग्रीन धंधा है। सही बात है, लेकिन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। पार्ट टाइम में अगर आप आएँ तो आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको फुल टाइम जॉइन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि देखो अभी 8 महीने के लिए मैं ये स्टेट सर्विस और पटवारी के क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, फिर 3 महीने में ब्रेक ले लूँगा और मैं तब यूपीएससी वापस दूँगा। अगर ऐसा पार्ट टाइम के लिए आप आ रहे हैं तो आप समझो आपको सस्टेनेबल काम नहीं मिलेंगे। क्योंकि कोचिंग क्लास का मालिक हमेशा भाई ये तो जाने वाला है, मुझे किसी और को रखना पड़ेगा। फिर उसके चलते आप पर एक प्रेशर बनता है कि एग्ज़ाम के 15 दिन बाकी हैं तब भी आपको बस वो फैकल्टीगिरी ही करनी पड़ती है, तो खुद की प्रीलिम्स आप पास नहीं कर पाते। तो ये भी आप एक सोचिए कि सच में मुझे ऐसा फँसना है, क्योंकि आजकल आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं कि आपको हम 1000 रुपये देंगे 1 घंटा पढ़ाने के लिए और आपको 100 घंटे पढ़ाना है। आप गिनेंगे हाँ, तो फिर लाख रुपए मिलेंगे तो आँखें चमक जाती है, पर उसके लिए फिर आप पूरा दिन इसी में ऑक्यूपाई रहते हैं, तो आप खुद की तैयारी नहीं कर पाते। तो यूपीएससी सच में आपका लक्ष्य है और फैमिली का सपोर्ट है तो ये सब में मत घुसो, या तो फुल टाइम आ जाओ, पार्ट टाइम में मत आओ। सेकंड, ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में सब ऐसा है कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं उससे कोई ज़्यादा लेन-देन है नहीं। आपके फॉलोवर्स कितने हैं सोशल मीडिया में, उस हिसाब से आपको करियर स्टेबिलिटी मिलेगी। उस हिसाब से आपके सैलरी पैकेज सब तय होंगे। तो इट इज़ अ स्लो ग्राइंड, क्योंकि आप जानते हैं आप नया चैनल खोलें तो तुरंत कोई लाख सब्सक्राइबर तो होने वाले हैं नहीं। तो एंट्री बैरियर इज़ टफ। आप एक बार नाम ख्याति बना लें, क्योंकि आप पहली बैच करेंगे उसमें जो विद्यार्थी हैं तो अभी हमने देखा उसमें से मुश्किल से 6% लोग पास होंगे। फिर वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में अटक जाएँगे। तो ऐसा करते-करते आपकी 3 बैच खत्म होगी, तब जाके आपका कोई रियल टॉपर निकलेगा। फिर वो लोगों को बताएगा अच्छा मैंने इनसे पढ़ा था, फिर आपकी नाम ख्याति बढ़ती है। तो स्केल अप होने में बहुत टाइम जाता है। अगर टॉपर से कहें हमने मृणाल से पढ़ा था, पर वो आप उसका इतिहास देखें वो ऐसा कि हमने उससे 2020 में पढ़ा था, हमने 2024 में पढ़ा था। टाइम लगता है सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक पहुँचने में। अब इससे ये होता है कि जो जितना पहले से था, कि जैसे मेरा यूट्यूब चैनल 2012 से है, तो स्वाभाविक है ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे जो ये कहेंगे हमने तुमको देखा था, वगैरह, वगैरह। सो इट इज़ अ स्लो ग्राइंड। धीरज होनी चाहिए, वरना इसमें भी अवसर तो बहुत सारे हैं। खैर और भी ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ पर मैंने ये चर्चा की। अंत में कंक्लूजन मुझे ये करना हो, स्लो ग्राइंड है ये, धीरज ज़रूरी है। मतलब आप अगर प्रीलिम्स क्लियर भी करते तो मेंस भी था, इंटरव्यू भी था। ज़्यादातर लोगों को 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं, 4 अटेम्प्ट लगते हैं, और इसमें नहीं भी सिलेक्ट हुए तो बाकी भी जगह पर एक स्टेबल करियर, एक स्टेबल फाइनेंस, सुकून से मैं रहूँ, कल सुबह उठ के मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना पड़े पैसों के बारे में, भविष्य के बारे में, वो स्टेज पर पहुँचते-पहुँचते समझो 32 से 35 साल लग ही जाने। सो इट इज़ अ स्लो ग्राइंड, धीरज ज़रूरी है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा अंग्रेज़ी से मत भागो, छोटी बुद्धि से काम मत करो, इस साल नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछेंगे, शॉर्टकट मत ढूँढो, डिफेंसिव मत बनो, जो मैंने बार-बार इस लेक्चर में दोहराया है। एग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है मेरी मेहनत कम थी, अगले साल मैं सबको दिखा दूँगा ऐसी ज़ोरदार मेहनत करूँगा, कुछ और बढ़िया काम करूँगा। प्लान बी पर भी आप सोचिए। हालाँकि जेन ज़ी की अच्छी बात ये है, ऐसा नहीं करते कि 40 साल तक हम बस यूपीएससी अटेम्प्ट ही देंगे, वो 2-3-4 साल तक देते हैं। फिर मैं देखता हूँ बहुत सारे जो सच में मतलब यूपीएससी लेवल के लोग थे, कहीं न कहीं और जगह पर अपना काम ढूँढ लेते हैं और वहाँ भी 5-10 साल के बाद वो काफ़ी अच्छी जगह तरक्की हासिल करते हैं। प्लान बी को टाइम पे एग्जीक्यूट करना भी उतना ज़रूरी है। फिर आप 40 साल की उम्र में काम ढूँढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बायोडाटा आपका बहुत खाली होगा। और 40 साल पे आपको जो काम मिला तो समझो उसमें भी प्रमोशन और आगे बढ़ने में 10 साल और, तब तक तो रिटायर हो जाएँगे। तो अमल कीजिए, 3-4 अटेम्प्ट तक यूपीएससी नहीं हो रहा है तो फिर वो छोड़ दीजिए उसको, कि भगवान आपको कुछ और करवाना चाहता है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिनकी मौत का इसको आप प्रश्न ना बनाएँ, एग्ज़ाम थी, लोग पास होते हैं, फेल होते हैं, कुछ और करते हैं जीवन में। तो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.